चैप्टर हमारा 5वां है, जिसका शीर्षक है हमारी नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया, और जिसकी लेखिका है हमारी चपला देवी जी। तो ये हमारा 5वां चैप्टर है। तो आइए हम पहले चपला देवी जी की बारे में पढ़ेंगे। तो द्वितीय युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों मतलब पुरुष और लेखकों के साथ उनके महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन की गति दी, और उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाएं इतिहास में दर्ज होने से रह जाती हैं। तो उसी में से हमारी चपला देवी जी हैं, तो इनकी जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो चपला देवी भी उनमें से एक है। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका ने मेना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। मतलब जो मेना लड़की है, ये नाना साहब मतलब धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री, तो उसके बारे में पूरा पाठ है, जिन्हें अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। और बालिका मेना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का रूप बोलेंगे। मतलब ये रिपोर्टाज गद्य विधा में लिखी गई है। तो आइए हम पाठ का थोड़ा सा सारांश जानेंगे। तो मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव का सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया। मतलब ये जो पाठ का जो अंश है, कहाँ से लिया गया है? हिंदू पंच के बलिदान अंश से लिया गया। हिंदी गद्य के प्रारंभ रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण मतलब छापा गया और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत किया। मतलब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया, लेखन में वैसे ही छाप दिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। तो आइए हम पाठ के माध्यम से जानेंगे चपला देवी जी क्या कहना चाहती हैं हमारी मेना देवी के बारे में। आइए जानते हैं। तो ये हमारा 5वां चैप्टर है। तो नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया। तो ये बात कब की है? सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मेना को साथ न ले जा सके। देवी मेना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। मतलब उनकी कोई तो गलती नहीं थी, परंतु उसको भी अग्नि में भस्म कर दिया गया। इसलिए निरीह और निरपराध, मतलब उन्होंने अपराध ना किया हो। और उसका रोमांचक वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। मतलब कि जिसका पाषाण मतलब पत्थर का दिल होता है, उसको भी एक बार भर देता है, मतलब नरमी आ जाती है उसके अंदर। तो कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़े संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोपों के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लाए, तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई, और उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल टूटने के समय बालिका वहां कहीं ना दिखाई दी। और आगे उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख अल्पवयस मतलब कि कम उम्र का था, मतलब जो देखने में कम उम्र की लग रही थी। अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई, और सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपया करके इस महल की रक्षा करेंगे? तो आगे देखते हैं।
तो मेना ने कहा कि कृपया करके आप इसकी रक्षा करेंगे महल की। तो सेनापति, क्यों, तुम्हारा इससे क्या उद्देश्य है? तो बालिका कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? तो सेनापति बोलता है, यह मकान विद्रोही के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस मतलब गिराने मतलब पूरा विध्वंस मतलब खराब मतलब घेर के पूरा ध्वस्त करना चाहते हैं, तो विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है अंग्रेजों ने। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे तो दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ उस मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है और इसी से मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। मतलब कि उनको जो ऑर्डर आया तो उसके अकॉर्डिंग ये गिराना ही होगा। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं और आपकी प्यारी कन्या मेरी में भी मुझ में बहुत प्रेम था। मतलब उनकी जो बेटी थी मेरी और उनमें बहुत प्रेम संबंध था और कई वर्ष पूर्व मेरे पास आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। मतलब मुझे हम वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मतलब मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी और उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। तो वो बताती है कि जो आपकी पुत्री थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और उसके मृत्यु से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और उसकी चिट्ठी मेरे पास है। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मेना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना है कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी मतलब सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता हूँ। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचा और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा कि नाना साहब का अभी तक तोपों से क्यों नहीं उड़ाया गया? मतलब नाना साहब का महल अभी तक तोपों से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति है ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह से नाना साहब का महल बच सकता है? आगे देखेंगे। तो वहाँ पे आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा बिना यह संभव नहीं। उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत ही अधिक था। नाना के वंश और महल पर दया दिखाना असंभव है। मतलब उनके वंश पे और उनके महल पे दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय पर एक तार देना चाहिए। तो आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना ये नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते, आउटरम ने बोला। सेनापति ने हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। मतलब जो उसकी हेल्प करना चाहता था वो चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया और महल को फटाफट तोड़कर अंग्रेजी सिपाही भीतर घुस गए और मेना को खोजने लगे। अब मेना को क्या खोजने लगे? किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मेना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकाश पर था कि लंदन की मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दी जाए। मतलब कि उनकी कोई भी निशानी बचनी नहीं चाहिए, सबको मिटा दी जाए। और ये लंदन के मंत्रिमंडलों का सहमत था, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। इसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेनान से नाना साहब के सुविचार राजमहल पर तोपों के गोले बरसाने लगे और घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। जो महल था मिट्टी में मिला दिया गया। आगे देखेंगे। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब
को नहीं पकड़ सकी। इस पर समस्त अंग्रेज जाति की भीषण क्रोध है, मतलब सब जो अंग्रेज सारे के गुस्से में थे। जब हम लोगों ने शरीर रक्त, मतलब कि जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर के अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। मतलब अंग्रेज इस प्रकार से कह रहे, जो अंग्रेजों का हत्या किया उसको, हत्यारों को जब तक नहीं मार देंगे वो नहीं भूलेंगे। तो उस दिन पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस है कि एक रिपोर्ट पर भारी हंसी हुई। मतलब जो टॉमस ने रिपोर्ट लिखी थी वो भारी हंसी हुई, जिसमें सर है के नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। तो है के लिए निश्चय ही एक कलंक की बात है। जो उनकी हेल्प करना चाहता था वो उन पर कलंक लगा रहे थे कि कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेजों की नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्ध अवस्था में सर टॉमस है एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पे मोहित होकर, मतलब उन पे लांछन लगाने लगे, मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना की पुत्र और कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले उन्हें मार डाला जाए। मतलब अंग्रेजों ने बोला कि उनका कोई भी सर संबंधी या पुत्र पुत्री कोई मिले तो उनको मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से है का प्रेम लाभ हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। मतलब कि जो उनकी हेल्प करना चाहता था तो अंग्रेजों ने कहा कि उन्हीं के सामने उसकी फांसी लगा के लटका देना चाहिए, मार देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छंद उज्जवल, मतलब सफ़ेद कपड़े वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भान्य विशिष्ट, मतलब कि जो खंडर हो गया था प्रसाद, खंडर भान्य विष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी होकर मैं खंडर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए और बालिका केवल रो रही थी और सैनिकों के प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं देती। तो इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया और वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, ये नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार किया। उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और मैना उसके मुंह की ओर देखकर अर्थ स्वर में बोली, मतलब धीमे स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं आज मैं यहाँ पर जी भर के रो लूँ। बोलती मुझे कुछ समय दीजिए, मैं थोड़ा जी भर के यहाँ रो लूँ। आगे देखते हैं। पर पाषाण हृदय, मतलब पत्थर वाला दिल जर्नल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने ना दी, मतलब उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना होने दी। उसी समय नैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। और उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेदा महान देव चिटनवीस के खबर पत्र में लिखा गया, मतलब वहाँ के जो पत्रों में लिखा गया कि वहाँ के बारे में कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया और नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। और भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति और अनुपम माँ बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। मतलब कि उस आग, इतनी भयंकर आग जल रही थी मगर परंतु वो मैना जो कन्या थी वो जरा सा भी चिल्लाई नहीं और शांतिपूर्वक उस अग्नि में भस्म हो गई। तो ये लोगों ने उनको प्रणाम किया। तो इस प्रकार से हमारी चपला देवी द्वारा लिखी गई जो मैना के एक महत्वपूर्ण एक बलिदान और जो हमारी स्वतंत्रता में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें हमारा अगला चैप्टर जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप सब पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप सब मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब और लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।